नमस्कार सचिन भाई। नमस्ते जी। क्या चल। बहुत बढ़िया। आप बताएं कैसे हैं? बस मैं सही हूँ। और अच्छा लगा कि आपने मुझे कॉल किया और इस पॉडकास्ट के लिए। घर पे बैठे बैठे फ्रीलांस करते करते लोगों से ना बात करने की, उनके उनसे दूर रहने की आदत पड़ जाती है, तो अच्छा लगता है कभी कभी थोड़ा। नहीं नहीं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको कि आपने समय निकाला है। इट वॉज द फर्स्ट कॉमिक कॉन आई सपोज, एंड आई रिमेम्बर दिस लॉन्ग पोस्टर ऑफ रावण, एंड दैट वाज अर्लियर टू रावणायन, होलिका उज रावणायन, इट वाज अर्लियर टू दैट. या या And the artwork of Ravan, the cover art of Ravan, of course, made by you, वो एकदम मेरी नजरों के सामने आया एंड आई वाज लाइक ऑस्टक कि यार ये बहुत गजब है, ये क्या है. बिकॉज दैट वाज द सेम टाइम जब वर्जिन कॉमिक्स हैड ऑलरेडी कम इन टू मार्केट, और आके वो एक तरीके से जा भी चुका था, और हमको वो ग्लिम्पसेस मिल गए थे वो डिजिटल आर्टवर्क के आफ्टर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम आई शैल से. और वो उसने जो एक एक उम्मीद जगाई राइटर्स, आर्टिस्ट, फैंस के मन में, सबके लिए, वो गजब था. तो मैं ये आज की कन्वर्सेशन ये कहते हुए स्टार्ट करूंगा सचिन भाई कि जो मैं आपका फैन बना आपके आर्टवर्क का, वो रावण से बना. वो मेरे पास आज भी है, मेरे इस वक्त टेबल पे भी रखी हुई है. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन इन द आर्ट कम्युनिटी. बहुत ही लाजवाब आर्टवर्क है आपका. दिखाइए कवर, मेरे को भी देखे हुए बहुत टाइम हो गया। हाँ, सही है। मैं आज की इस कन्वर्सेशन को यहां से स्टार्ट करता हूं इस सवाल के साथ. आप प्लीज हमारे दर्शकों को ये बताएं सचिन भाई, हाउ एग्जैक्टली दिस ऑल स्टार्टेड, आप आर्टिस्ट कैसे बने, और ये सफर कैसे शुरू हुआ, आप प्लीज बताएं. बेसिकली तो मैं एक आर्मी फैमिली से हूँ। जी. और मेरे फादर आर्मी में हैं। तो आर्मी में थे, अभी तो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो बेसिकली मैंने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ही घूमा है। तो एक तरह से कहा जाए तो अलग अलग कल्चर्स मेरे दिमाग में मतलब रहे हैं। अलग अलग टाइप के कलर्स, अलग अलग कलर्स के लोगों को मैंने देखा है, कह सकते हैं। तो मैं शुरू से थोड़ी बहुत आर्ट कर रहा था, मतलब शायद मुझे उस तरह से थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी का असर मुझ पे हुआ, इस तरह की चीजें देख के, कल्चर वगैरह का। तो अपने आर्ट्स आर्ट्स कॉपीज के पीछे ज्यादातर जो कॉमिक आर्टिस्ट होते हैं अपनी कॉपीज के पीछे लगे रहते हैं, वैसे ही मेरी भी शुरुआत वैसे ही हुई थी। जी. तो वैसे ही करते थे हम लोग भी। तो फिर कुछ टीचरों ने थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, कि एंकरेजमेंट दिया, तो फिर मैं उनके लिए भी आर्ट वर्क्स बनाता था, टीचर्स के लिए। तो एनीवेज वो सिलसिला था स्कूल का। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन की प्रॉपर, जो प्रॉपर ग्रेजुएशन थी उसका इससे कोई लेना देना नहीं था, वो मैंने की थी BCA, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके. सरकारी आर्ट से की थी, जहाँ पे आप रहते थे। ओके. एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट था ना वहाँ पे। हम्म. तो उसी से मैंने BCA किया था, 2003 शायद, अच्छा अच्छा अच्छा. वहां से किया था BCA में। उस कॉलेज से निकलते निकलते मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे ही होते हैं जैसे ये हमारे कॉलेजेस की हालत है। नाम के कोर्सेज होते हैं बेसिकली। और जो अपनी तरफ से जोर लगाते हैं वही तो कुछ सीख पाते हैं, अदरवाइज आई डोंट नो। आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। तो मुझे लगा नहीं कि इस कोर्स से मुझे और पैसे खर्च करके MCA करूँ मैं, अपने फादर के 2.5-3 लाख रुपए और लगाऊं कहीं, और फिर वो भी ऐसा ही कॉलेज निकले, या फिर इस तरह से टाइप की एजुकेशन, एक मीडियम लेवल की एजुकेशन मैं और नहीं करना चाहता था। तो मैंने सोचा कि मैं भी वही करता हूँ जो मुझे पसंद है। आर्ट की फील्ड का मुझे कहीं आर्ट दिखाई दिया, एस्को टून्स का, रेयर टूल्स करके एक इंस्टीट्यूट खुला था, अ, कहीं पे ओखला में खुला था। ओके. तो अच्छा. ओखला में खुला था, तो दे एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर कि उसमें एक 6 महीने का एनिमेशन का कोर्स हो रहा है, क्लासिकल एनिमेशन का। तो वो तो एक तरह से मेरी जर्नी की शुरुआत थी। आर्ट की फील्ड में प्रॉपर प्रोफेशनल जर्नी कह सकते हो कि मैंने वहां से स्टार्ट की थी अपनी। तो 6 महीने का कोर्स मैंने किया था। इसके बाद उसका कोर्स का ये था कि उससे जो भी पास आउट होगा एनिमेटर, वो सीधा फरीदाबाद में एस्कॉर्ट्स कंपनी के अंदर एक कंपनी चलती थी, एस्कोटोन्स करके, उन्हीं की कंपनी थी। ओके. उसमें वो लोग
रिक्रूट किए जाएंगे डायरेक्टली एज एन एनिमेटर। तो आफ्टर डूइंग द क्लासिकल एनिमेशन कोर्स फॉर 6 मंथ्स आई वेंट इनटू दैट एस्कोटून्स कंपनी एज एन एनिमेटर। उसके बाद वहाँ पे मैंने करीब हम लोग वहाँ पे काफी अच्छी तरह से रम गए थे कि तो बिग कंपनी एट दैट टाइम, काफी लोग काम करते थे वहां से। हमारा महाराष्ट्र के लोग भी आते थे, साउथ इंडियंस भी आते थे, मतलब हर जगह से लोग आ रहे थे वहां पे काम करने के लिए। इट वॉज नॉट जस्ट कि इस एरिया के लोग हैं और वही कर रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया कमिंग इन कंपनी एज एनिमेटर। उस टाइम पे 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन दोनों साथ साथ ही चल रहे थे। हम लोग 2D एनिमेशन कर रहे थे, तो एक तरह से एक अच्छी फाउंडेशन बन गई थी 2D एनिमेशन का कोर्स करके। और क्योंकि 2D एनिमेशन कोर्स में हमने एनाटॉमी पे अर्नब डेकर के सर थे हमारे, उन्होंने हमें एनाटॉमी सिखाई, पोस्चर्स सिखाए और एस्थेटिक्स सिखाई और मूवमेंट सिखाए, फ्लूडिटी सिखाई। इस तरह की चीजें हमने वहां से सीखी। जी। तो एक बेसिकली बेस बन गया इन सब चीजों का। तो फिर एनिमेशन किया 1 साल तक। उसके बाद जब एनिमेशन का फिर ऐसा टाइम आने लगा कि 2D एनिमेशन थोड़ा सा कम होने लगा, तो मुझे लगा कि कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। तो फिर तो प्लस एक क्रिएटिविटी और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए कह सकते हो कि मैंने कॉमिक्स फील्ड में आने का मतलब सोचा। तो मैंने उस टाइम पे धीरज वर्मा जी के यहाँ पे कुछ काम किया। वो धीरज वर्मा सर एक कंपनी चलाते थे उस टाइम पे। उन्होंने एक कंपनी खोली थी अपनी, जिसमें वो कुछ बच्चों के काम, कुछ कॉमिक्स के काम इस तरह से उठाते रहते थे हम्म। और करवाते थे। वहां पे प्रदीप 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 भी था, जी। और और भी कुछ आर्टिस्ट थे पुराने वहां पर थे हम लोग कुछ टाइम तक। उस कंपनी में हमने काम किया, वहां पे मैं एज एन एडी ज्वाइन किया था। ओके। अब तो थोड़े टाइम वहां पे रहा। उसके बाद मैंने इस तरह से एक तो बीच में छोटी मोटी इधर उधर जॉब करी, अलग अलग कंपनी। उसके छोड़ने के बाद, ठीक है, उसके बाद फिर मैं बेसिकली जो मेजर जो शिफ्ट आया वो था, मैं गया लक्ष्य में। क्योंकि कॉमिक फील्ड में धीरज वर्मा सर के यहाँ पे कॉमिक के तो वो खुद ही कर रहे थे बेसिकली। जब मुझे वहां जाके पता लगा तो कॉमिक के तो वो खुद ही कर रहे थे। ठीक ओके। है, हम लोग बेसिकली जो काम कर रहे थे वो उनका चिल्ड्रन बुक्स वगैरह पे काम हो रहा था, तो वो मुझे वो थोड़ा ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। ओके। तो मैंने थोड़ा टाइम वहाँ काम किया। उसके बाद मैं इसको एक मुझे उस टाइम पे पता लगा कि एक कॉन्सेप्ट आर्ट नाम की चीज होती है। हम्म। कॉन्सेप्ट आर्ट नाम की चीज होती है जिसमें आप प्रॉपर पेंटिंग करते हो और कैरेक्टर्स डिजाइन करते हो गेम्स के लिए। प्री प्रोडक्शन होता है बेसिकली गेम्स का हम्म। कॉन्सेप्ट आर्ट। इसमें आपको फ्रीडम दी जाती है, आइडिएशन की, क्रिएटिविटी की फ्रीडम दी जाती है विद इन गिवन पैरामीटर्स। ठीक है, जो गेम्स के पैरामीटर्स होते हैं। फिर हम्म। लक्ष्य में काम किया, वहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट आर्ट वगैरह देखे। वहाँ पे काफी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे। समर मलिक करके एक आर्टिस्ट थे, ही वॉज एक्सेप्शनल पेंटर। एंड और भी साउथ इंडिया से हमारे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए हुए थे। तो इस तरह की आर्टिस्टों के कांटेक्ट में आने से मेरा हॉराइजन थोड़ा सा और एक्सपैंड हो गया। हम्म। और उसके बाद मैं और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया। तो मैं बेसिकली, मुझे उसके बाद कॉल आया, अमित तायल जो मेरा फ्रेंड है उसका उसका कॉल आया। वो था उस टाइम पे ये जो कॉमिक कैंप फायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में, जहाँ पे ग्राफिक नॉवेल्स बननी शुरू हुई थी। हाँ। मिस्टर सिरानी करके उनके प्रोपराइटर थे, चेयरमैन थे। उन्होंने एक कंपनी खोली थी अपने मॉम के नाम से, जिसका कैंप फायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड भी नाम था, और बेसिकली एक एक और नाम था, कल्याणी नवयुग मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके। तो उसमें उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने टेस्ट दिया। उस टाइम पे मैं डिजिटल इतना नहीं कर पाता था। ठीक है, मैं अपने हाथों का यूज करता था बेसिकली, जैसे नॉर्मली आर्ट वर्क्स होते हैं। क्योंकि मैंने क्लासिकल एनिमेशन किया था, वो भी हम्म। हाथों से ही होता था। और थोड़ा बहुत उधर उधर भी जो काम किया था क्या लक्ष्य में, वो भी मैं अपने हाथों से यूज करता था ड्रॉ करने के लिए, और थोड़ा बहुत पेंट कर लेता था उस पे। उनको अपने अपने आसपास के आर्टिस्टों को देख के थोड़ा बहुत मैंने पेंट करना स्टार्ट किया था। हम्म। फिर मैं कैंप फायर में आके टेस्ट दिया, तो टेस्ट मेरा बहुत बेकार सा गया। ठीक है, फिर मैंने दोबारा ट्राई किया। जब एक और बार आया तो फिर मैंने डिजिटल ट्राई किया। हम्म। डिजिटल में जब मैंने ट्राई किया तो मुझे अलग सा फील हुआ। मतलब इसमें आप गलतियों को अपनी ठीक आसानी कर सकते हो, लेकिन इट इज मच इजियर टू करेक्ट योर मिस्टेक्स।
आप उसको फ्लिप करके देख सकते हो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके देख सकते हो अपनी गलतियों को। हम्म। ये छोटी छोटी चीजें हैं डिजिटल में, आपकी जो आर्टवर्क्स को बेटर बना सकती हैं। अगर डिजिटल आर्टवर्क कर रखा हो तो क्या ट्रेडिशनल में जाया जा सकता है? मेरा यही पॉइंट था, मेरा सवाल था स्टूडेंट्स के लिए। डिजिटल आर्टवर्क जब आप बोल रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि पेंटिंग्स, डिजिटल पेंटिंग्स। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। तो पहली बात तो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, ठीक है। बेसिक्स का मैं कहने का मतलब है कि पर्सपेक्टिव, एनाटॉमी, पोस्चर्स, स्केलेटन, स्टिक्स ड्राइंग्स, स्केलेटन ड्राइंग्स, और एंगल्स, हम्म। ऊपर से नीचे से, ये सब क्लियर है। हम्म। आप इस पे हाथ साफ कर कर रखे हैं आपने अच्छी तरह से, हम्म। ठीक है। तो आप कहीं भी चले जाओ इंडिया में, हम्म। ठीक है। उसके बाद अब डिजिटल डिजिटल आर्ट, मेरे ख्याल से सेकंड स्टेप आना चाहिए। पहले स्टेप ये वाला होना चाहिए कि आप अगर डायरेक्ट डिजिटल करते हो ना, तो हम्म। कहीं ना कहीं आपकी उसमें गलतियां होती हैं। हम्म। वो आपको पता कैसे चलेंगी जब आपको बेसिक्स अच्छा होगा। ये चीज मैं उसमें भी देखता हूँ। डिजिटल आर्ट में वो भी आती है कि आपकी मॉडलिंग, हम्म। टेक्सचरिंग, और लाइटिंग तो अलग चीज है, मॉडलिंग वगैरह भी आती है। अब जो कुछ जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं वो तो उनका बेसिक्स पक्के होते हैं, ठीक है। तो हाँ। उनकी मॉडलिंग वगैरह भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनके जो कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं, जो वो वो सिर्फ दूसरों की आर्टवर्क पे ही मॉडलिंग कर पाते हैं। हम्म। आप उनको आर्टवर्क देते हो, जैसे कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट उनको आर्टवर्क देते हैं तो उसी पे मॉडलिंग कर पाते हैं। आप उनको बोलोगे कि आप कुछ बना के क्रिएट करो अपना, तो उनके लिए वो क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उनके आर्टवर्क में वो मतलब अ, साफ दिखाई देता है कि बेसिक्स इनकी क्लियर नहीं है, हाँ एनाटॉमी वगैरह इनकी क्लियर नहीं है, जो भी क्लियर नहीं है, ठीक है। हाँ। तो उसके बाद फिर वो उसको मॉडल करेंगे तो वो मॉडलिंग में गलतियां दिखाई देती है, फिर उसके लिए उनको बहुत सारे रेफरेंसेस इकट्ठे करने पड़ते हैं, या एग्जैक्टली। फिर बहुत सारे प्री मेड मॉडल्स यूज करने पड़ते हैं। वो फिर वो पैच वर्क करते रहते हैं उस तरह हम्म। से हम्म। जो होता है। बेसिकली जो मॉडल्स होते हैं गेम में, वो दूसरों के आर्टवर्क्स पे मॉडलिंग करते हैं। आपने अभी राज कॉमिक्स का नाम लिया। राज कॉमिक्स पढ़ी है आपने अपने बचपन में? और आ, बहुत बढ़िया। तो कौन सा फेवरेट कैरेक्टर रहा है आपका? नागराज ही रहा है। नागराज। नागराज। हाँ, डोगा भी बहुत पड़ा है। सारे ही रहे हैं, मैं किसका नाम लूं? मतलब सुपर्णा ध्रुव का अलग चार्म है, हम्म। नागराज का अलग चार्म है, हम्म। डोगा का अलग चार्म है। परमाणु इतना नहीं पड़ा, लेकिन परमाणु भी ठीक लगता था। भेड़िया जो धीरज वर्मा भेड़िया बनाते थे उस टाइम पे, उनमें भयंकर डिटेलिंग होती थी, वो भी अच्छा लगता था। बिल्कुल सही। उनकी डिटेलिंग बहुत ही शानदार होती थी। उनके बिल्कुल। एनाटॉमी में थोड़ा इधर इधर उधर रहता था, लेकिन उनकी डिटेलिंग बहुत ही मजेदार होती जी। जब राज कॉमिक्स की हम बात करते हैं सचिन भाई, तो राज कॉमिक्स हैज अ वेरी लॉन्ग लेगेसी ऑफ प्रिंटिंग, पब्लिशिंग एंड क्रिएटिंग कॉमिक बुक्स। ये थी। सारे कैरेक्टर्स जो आपने बताए वो वही मेरे जहन में भी हैं। नागराज मेरा भी हम्म। मोस्ट फेवरेट है इंडियन कैरेक्टर्स में। तो अगेन वही प्रताप मुले का आर्टवर्क ड्रॉ करना, अनुपम सर के नागराज को ड्रॉ करना, मैंने भी वही सब किया। बेसिकली वही टाइमलाइन जैसा आपका रहा है वही मेरा भी रहा है। आपको क्या लगता है, व्हाट इज द रीजन राइट नाउ? वी अंडरस्टैंड कि लेगेसी तो बहुत स्ट्रांग है, बट टिल दिस डेट, टिल 2025, देर आर वेरी फ्यू पब्लिकेशंस जो अपने उस एग्जिस्टेंस को बरकरार रख पाए हैं। आर्टिस्ट की कमी नहीं है इंडिया में, टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में। अगर एनिमेशन स्टूडियोज आर कंप्लीटली इंडस्ट्री बिल्कुल अलग चीज है। मैं बात कर रहा हूँ इलस्ट्रेशन वर्क की। लेकिन इलस्ट्रेशन सिखाने के लिए बहुत चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स या एकेडमीज हैं। शायद आर्ट वर्क या कॉमिक बुक आर्ट सिखाने वाले कुछ बहुत फुल फ्लेश्ड आज तक हमने नहीं देखे, या बच्चों को बहुत आसानी से नहीं मिलते। वाई इज इट? आप ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल से सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। जी। बिकॉज डिमांड कम है तो इंस्टीट्यूट कम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। हम्म। डिमांड इन द कम की मार्केट में डिमांड कम है कॉमिक आर्टिस्टों की इंडिया में। हम्म। अभी कॉमिक आर्टिस्ट दोबारा से थोड़े बहुत, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में, राज कॉमिक्स के अलावा भी कुछ कंपनियां आई हैं मार्केट में। जी। अदरवाइज अर्लियर इट वाज ओनली राज कॉमिक्स एंड प्राण प्राण वाली, प्राण सर की जो कॉमिक्स थी। डायमंड और कॉमिक्स। प्राण सर की कॉमिक्स का अलग ही हिसाब किताब था, वो खुद ही बनाते थे और उन्हीं के आर्टवर्क्स को देन दे यूज टू change the angle and all that, and used to they have a different kind of
मोडस ऑफ ब्रांडिंग। जी। राज कॉमिक्स ही अकेली थी। अब इतने छोट उनका एक मार्केट है, वो बहुत निच मार्केट है। ठीक हम्म। है। और उसमें फिर हर कोई कंपनी फिर ये नहीं सोचेगी कि मैं एक कोर्स चलाती हूँ ताकि कॉमिक आर्टिस्ट आए और वो उनको कॉमिक आर्टिस्ट हो। इट्स नॉट लाइक यूएस मार्केट। हम्म। इंडिया का मार्केट बहुत ही छोटा सा है। इट्स अ वेरी निच मार्केट। और हमने पढ़ी बहुत कॉमिकें हैं। ठीक है। लेकिन उस टाइम पे राज कॉमिक्स का फैलाव भी बहुत ज्यादा था। अब मुझे फील होता है कि राज कॉमिक्स, क्योंकि लोगों के पास डिजिटल कंजम्पशन के लिए बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो लोग कॉमिकें पढ़ रहे हैं, लोग कॉमिकें बना भी रहे हैं, लेकिन कंजम्पशन इतना नहीं है जितना हमें फील होता है कि बहुत इतना कंजम्पशन है, इतना हाँ। फैल रहा है। कंजम्पशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। दैट इज वाई द कोर्सेज आर नॉट कमिंग एंड दैट इज वाई स्टूडेंट्स आर लिटिल फेयरफुल कि हम इसमें जाएंगे तो हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। और जो जाना भी चाहते हैं वो शायद अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या तो वो सोचते हैं कि हम खुद ही सीख लेंगे। हम्म। क्योंकि इन लोगों ने भी तो खुद ही सीखा है जो आसपास है। हम्म। ललित शर्मा ने कौन सा कोर्स किया था? सचिन नागर ने कौन सा कोर्स किया था? सचिन नागर ने तो किया था वो। ठीक है। और भी हैं, तद्यम गाडू, तद्यम है, उन्होंने, ये सब आर्टिस्ट, उन्हें बहुत सारे आर्टिस्ट सेल्फ मेड आर्टिस्ट हैं, हम्म। पैशनेट है, तो उनके माइंड में भी यही रहता है कि हम खुद ही सीख लेंगे। जब आप कॉमिक बुक्स में फाइनली आ गए, यू वर वर्किंग फॉर कैंप फायर। तो आई रिमेम्बर कैंप फायर ने विद इन सर्टेन ईयर्स कुछ बहुत अच्छे कॉमिक बुक इशू सामने लाए। और अमंग द कम्युनिटी, इवन दो वही आपकी बात सही है कि नीश मार्केट है, लेकिन उसमें भी कैंप फायर का नाम बहुत तेजी से हुआ। आर्ट वर्क वॉज ग्रेट। हाँ। मेनी ग्रेट आर्टिस्ट वर वर्किंग देयर। आई एम हम्म। प्रीटी श्योर आप अपने साथ के हम उम्र से तो मिले ही, बट वहाँ सीनियर आर्टिस्ट भी रहे होंगे। I हम्म। suppose Naresh sir has been there. हम्म। Rajesh sir, Rajesh Nakulakonda sir has been there. तो हम्म। how was that experience as an artist? आप गए हैं वहां पे और ये महारथी भी आपको वहां मिल रहे हैं। How was that experience? राजेश जी तो खैर बहुत ही ज्यादा हम्बल है, बहुत ही ज्यादा हम्बल इंसान है और बहुत ही प्यारे इंसान है। और उनकी जर्नी भी मैंने वहां देखी, मतलब बेसिकली उनका स्टाइल चेंज होता हुआ देखा मैंने अपने 5 या 6 साल जो भी मैंने वहाँ काम किया। Okay. जैसा स्टाइल उन्होंने शुरू में स्टार्ट किया था और जैसा स्टाइल भी वहाँ के उन्होंने खत्म किया, वहां से जब जब वहां से जब वो कहीं और चले गए, जी। उसके बीच में मतलब काफी ड्रास्टिक चेंजेस मैंने देखे थे। उन्होंने एक स्टाइल, जो अभी हम स्टाइल देख रहे हैं, वो बेसिकली बेसिकली उन्होंने कैंप फायर के लास्ट 25% के टाइम में वो अडेप्ट किया था स्टाइल, जो अभी हम्म। हम स्टाइल की देख रहे हैं इस टाइम पे। अच्छा। हाँ। उससे पहले वो दूसरी स्टाइल में काम कर रहे थे। उससे पहले जो उनकी स्टाइल थी वो नॉर्मल कॉमिक स्टाइल थी। तो हम्म। वो साथ साथ में अलग अलग से उन्होंने मुझे अपनी आर्ट बुक दिखाई थी। अभी वो जो स्टाइल बना रहे हैं, वो स्टाइल वो अपनी आर्ट बुक्स में करते थे, अच्छा। वो कॉमिक में यूज नहीं करते थे। हाँ, तो वो अपनी आर्ट बुक्स में वो बहुत ही ऐसे ऐसे वाले पैटर्न्स बनाते थे और इस तरह के। अभी वो उनको कॉमिक में यूज कर रहे हैं, उससे पहले वो नहीं करते। हाँ। तो वो उनका शिफ्ट हुआ, वो एक देखा कि जर्नी कैसे होती है इंसान की, एक आर्टिस्ट की जर्नी कैसे होती है, मगर वो देखने को मिली। वो बहुत वेरी हम्बल पर्सन है, बहुत ही हम्बल। हाँ, इज वेरी नाइस, गजब के हैं वो। एक्सट्रीमली काइंड एंड वेरी हम्बल पर्सन। नरेश जी का भी मैंने देखा, उन्होंने उन्होंने वो मेरे ख्याल से उन्होंने डिजिटल वहीं पे आके पकड़ा और बीच में आके पकड़ा। वो वाइट पेपर पे बनाते थे हम्म। यहाँ वो उधर कैंप फायर में भी। या उन्होंने, और फिर उन्होंने जो स्टाइल्स अपने चेंज किए, उन्होंने बहुत सारे स्टाइल चेंज किए हम्म। कैंप फायर में, और सीखा है मतलब कि इस तरह से। तो सीखने का बेसिकली सभी सीख रहे थे वहाँ पे। मैंने ये चीज देखी कि सीनियर आर्टिस्ट भी चेंज कर रहे थे अपने आप को। ऐसा नहीं है कि सबने बस बैठ गए लकीर के फकीर और करे जा रहे। हम्म। सीनियर आर्टिस्ट भी शिफ्ट हो रहे थे, अपनी आर्ट को लेके शिफ्ट हो रहे थे। और जो पुराने जो बच्चे हैं वो तो हो ही रहे थे, वो तो मतलब सीख ही रहे थे उनसे। कैंप फायर में हुआ, मतलब अच्छा काम हुआ और अच्छे साल थे वो। मैंने जिससे भी बात करी है, सभी यही बोलते हैं लगभग कि हाँ। हाँ, कैंप फायर आर्ट डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा माहौल था। और बेसिकली क्योंकि इट वाज नॉट रन लाइक अ कॉर्पोरेट, तो बेसिकली एक आर्टिस्टिक फ्रीडम दी गई थी कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करिए और टेक आउट द बेस्ट, कम कम विद द बेस्ट वर्क। हम्म। ठीक है। एक टाइम फ्रेम भी दिया जाता था, लेकिन फिर भी इतने स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम्स नहीं थे, ओके। बिकॉज their मेन वर्क was something else,
They were well settled and well financed company. हम्म। So they had this backing हम्म। कि आप हमारे हमने अपने आर्टिस्ट को थोड़ी सी लेवरेज दे सकते हैं. They had this thing. और उन्होंने काफी टाइटल बनाए, करीब मेरे ख्याल से 100 के आसपास टाइटल उन्होंने. एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज लाइक, प्लस दे डिसाइडेड कि बच्चों के लिए बनाना है, हाँ। मीडियम मीडियम एडल्ट्स के लिए और बच्चों के लिए बनाना है. तो इस तरह की चीजें बनानी है जो देख के बच्चे पढ़े, मतलब उनको पढ़ने का मन करे, उसमें पढ़ने का मटेरियल हो. तो सचिन भाई, मैं समझता हूँ कि आज के इस पॉडकास्ट को फिलहाल तो यहीं तक रखा जाए। जी जी. दैट वुड बी एनफ। अभी मुझे पूरा भरोसा, जैसे ही मैं रखूंगा मैं कहूंगा अबे यार ये नहीं पूछा, मैंने ये नहीं पूछा, ये होना ही है। लेकिन इतना जरूर है कि एक चीज जरूर कहूंगा कि अब जब पहली बार हमारी बातचीत हुई है इस तरीके से, मैं डेफिनेटली आपको इनवाइट करूंगा उत्तराखंड में, देहरादून में। एंड आई वुड इनवाइट यू टू माई कॉलेज, और हम ऑफ द कैमरा बात करते हैं, एंड समथिंग कैन बी डन, वेदर इट्स अ वर्कशॉप, इट्स अ सेमिनार। बिकॉज इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इन स्टूडेंट्स के लिए कि इनको प्रोफेशनल आर्टिस्ट मिले, इनको वो गाइडेंस मिले जो कि उन आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस है, जो आप लोगों का है। तो ये बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। और अगर आपके लिए भाई संभव हो तो आप ज़रूर आइए। हाँ हाँ. भाई डेफिनेटली। जी. चलिए ओके, ठीक थैंक है। यू, थैंक हाँ, यू. ठीक है सचिन भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया समय के लिए। थैंक यू हैविंग मी, और इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. जी। थैंक यू. ओके. बाय. ऑल राइट। टेक केयर. टेक केयर, बाय. बाय।